एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जिस म्यांमार के लीडर की हम बात कर रहे हैं वो है नोबेल लॉरेट ऑंग सैन सू की, जिनको पहले भी जेल हुई थी 11 साल की और 6 साल उनकी जेल अब एक्सटेंड कर दी गई है। तो इनका राइज एंड फॉल एक बार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। आपके सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। चलिए बात करते हैं ऑंग सैन सू की, जिनको अब 6 साल का जेल जो है करप्शन केसेस में एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपने काफ़ी देर से, पिछले 1 साल से ये न्यूज़ फॉलो की होगी कि म्यांमार में क्या हो रहा है। और रिसेंटली यही चीज़ हुई कि इन पे जो भी चार्जेस करप्शन के लगे हैं उनको 6 साल और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले 11 साल की जेल थी, 6 साल और हो गया। और 2021 में आपने देखा वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में, तो इनको पावर से हटा दिया गया था। दैनिक भास्कर में देखिए ये फंसा है, सू की पहले से ही काट रही हैं 11 साल की सज़ा, कि पहले से 11 साल की सज़ा और ऐड करके आपका 17 ईयर्स हो जाता है। इनकी एज ऑलरेडी 77 ईयर्स हो चुकी है। और इन पे किस तरह के चार्जेस लगे थे करप्शन के ये चार्जेस लगे थे कि इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई हेल्थ की, जो कि इन्होंने अपनी मदर के नाम पे इन्होंने खोली और वहाँ से इन्होंने फंड्स जो हैं वो अपने घर बिल्ड करने के लिए, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज़ किए। दूसरा चार्ज इन पे ये लगा था कि जो भी जगह ये रेंट पे ले रही थी, मार्केट प्राइजेस से कम प्राइस पे ले रही थी, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन ये सब से इनकार किया इन्होंने कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इनके जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट में वो बिल्कुल क्लोज डोर ट्रायल्स चल रहे हैं, पब्लिक के सामने कुछ नहीं आ रहा। जो उनके लॉयर्स हैं उनको भी ये तक मना किया गया है कि आपको बाहर जाके कुछ भी नहीं बोलना है। तो देखिए ट्रायल जो है वो क्लोज डोर के बिहाइंड है, पीछे हैं, और हमको नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, क्योंकि म्यांमार में उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि पावर को हटा के, डेमोक्रेसी को ख़त्म करके मिलिट्री रूल ही वहाँ पे चल रहा है। तो चारों केसेस इनके खिलाफ हैं, तो उस पे उनको 3-3 साल की सज़ा हर एक जुर्म के खिलाफ जो है वो मिली है। ऑलरेडी भी जो सू हैं उन्होंने बहुत सारे साल जेल में काटे हैं, 15 ईयर्स, पहले भी 15 साल जेल में काटे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की महिला लीडर हैं जिन्होंने इतना टाइम जेल में काटा है और आगे भी इनकी इतनी सज़ा ऑलमोस्ट 17 ईयर्स और एक्सटेंड हो गई है अब। तो पहले 15 ईयर्स इन्होंने कब काटे थे? 1989 से 2010 के बीच में। तो एक देश के लिए भी एग्जाम्पल बन गई थी, क्योंकि एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए जिनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया, और अभी ये फरवरी 2021 से ही जेल में है। अब हम 3-4 स्लाइड्स में ना इनकी जर्नी देखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं इनका राइज एंड फॉल, कि कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि इनकी जर्नी जेल से, पॉलिटिकल प्रिजनर से एक लीडर तक कैसी रही, और उसके बाद एक ट्रबल्ड, अगर आप देखेंगे म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था वो एक ट्रबल्ड नेशन है। यहाँ से हम बात करते हैं 1945 जून 19 से, कि म्यांमार के एक इंडिपेंडेंस हीरो हैं जनरल ऑंग सैन। उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जो कि है ऑंग सैन सू की। 1916 में ये बाहर अपनी मदर के साथ चली जाती हैं, जो कि एम्बेसडर थी इनकी मदर, पढ़ने के लिए। 1989 में ये फिर से अपने देश वापस आती हैं, क्योंकि इनकी मदर जो है वो काफ़ी बुरे हालात में थी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, यू कैन से शी वॉज डाइंग। उनको देखने के लिए वापस आती हैं। उस टाइम देश में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। उसके बाद ये प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं। उस टाइम जो मिलिट्री है प्रोटेस्टर्स को बहुत अत्याचार करती है, प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश की जाती है। 1991 में इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, लेक साइड पे इनका घर है, वहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है 1991 में। 1995 में इनको रिलीज़ किया जाता है। देखिए जो इनके घर के बाहर क्राउड आते थे, बहुत लोग इनसे मिलने आते थे, तो अपने घर के गेट पे खड़े होकर उनसे बातचीत किया करती थी। उसके बाद 95 के बाद 2000 की बात है कि इनको फिर से डिटेन कर लिया जाता है, काइंड ऑफ अरेस्ट कर लिया जाता है 19 महीने के लिए। फिर 2003 में आप देखिए जो प्रो मिलिट्री गवर्नमेंट फोर्सेस आती हैं वो इनकी रैली पे अटैक करती हैं। 2003 में इनकी एक रैली होती है, उस पर अटैक किया जाता है और इनके जो सपोर्टर्स हैं उन कई सपोर्टर्स की जान भी चली जाती है। तो यहाँ से आप यहाँ तक 2003 का टाइमलाइन देखा। अब 2003 से हम 2007 पे आते हैं। सैफरन रिवॉल्यूशन के दौरान की ये बात है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और मिलिट्री के द्वारा ये भी स्क्वाश किए जाते हैं। उसके बाद 2010 में ये अपनी एक पार्टी बनाती हैं जिसका नाम है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और ये पार्टी पोल्स को बॉयकॉट करती है। फिर मिलिट्री क्या करती है, अपनी एक सेमी सिविलियन गवर्नमेंट बनाती है, राइट। 2012 में ये फिर से इलेक्शंस लड़ने का सोचती हैं और जीतते हैं। ये NLD जो इनकी पार्टी है ये जीत जाती है। मई 2012 में क्या होता है कि ऑंग सू सू की टेक्स हर प्लेस इन म्यांमार पार्लियामेंट, ये अपने पार्लियामेंट में अपनी प्लेस जो है वो वहाँ उस पर चली जाती है, क्योंकि इलेक्शन ये लोग जीत जाते हैं।
देन 2012 में आप देखते हैं कि रोहिंग्याज वाला इशू बहुत ज़्यादा म्यांमार में होने लगता है। ऑलमोस्ट 80 लोगों की जान भी यहाँ पे जाती है, जिसमें मोस्टली रोहिंग्याज होते हैं, और ये प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्या होम्स वर बर्न डाउन बाय बुद्धिस्ट मॉब्स। जो बुद्धिस्ट मॉब्स हैं, बहुत सारे रोहिंग्या के घर यहाँ पे जला दिए जाते हैं। देन 2015 में एनएलडी फिर से जनरल इलेक्शन जीतता है बहुत अच्छी मात्रा से, और यहाँ पे फिर से ये लोग अपनी पावर में आते हैं। 2017 में जो रोहिंग्या आर्म्ड फाइटर्स हैं वो अटैक करने लगते हैं नॉर्दर्न रखीन स्टेट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलिट्री लेड कैंपेन शुरू होती है जिसमें फिर से लोगों की जान जाती है। 2017 की बात है कि जो ये सू हैं, इन्होंने एक रखीन, ये जो रखीन क्राइसिस, रोहिंग्या क्राइसिस चलता है, ये एक स्पीच देती हैं जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म किया जाता है। दिसंबर 2009, ओके वील स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2019, एनएलडी का फिर से मिलिट्री के साथ जो पंगे हैं वो शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के बीच में, मिलिट्री रूल के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। 2019 में म्यांमार का ये जो गाम्बिया है वो एक केस फाइल करते हैं म्यांमार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि वहाँ पे रोहिंग्यास का जिनोसाइड हो रहा है। इसको जो सू हैं रोकने की कोशिश करती हैं कि ये केस डिसमिस किया जाए, पर ऐसा नहीं होता। एक डिसीजन में आईसीजी म्यांमार को ऑर्डर देता है कि अर्जेंट मेजर्स लिए जाएं, रोहिंग्या पॉपुलेशन को बचाया जाए, जिनोसाइड ताकि ना हो। एनएलडी 2020 में फिर से ये अपने इलेक्शंस जो हैं वो जीतते हैं और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है अपनी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑपोजिशन है वो इनके खिलाफ काफ़ी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए, फेयर नहीं हुए, फिर से होने चाहिए। मिलिट्री आर्मी कहती है कि अगर आपने आपस में अपने मसले नहीं सुलझाए, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन वाले, तो हम एक्शन लेंगे, हमको एक्शन लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो है इंक्वायरी बिठाता है, जो भी एलिगेशंस गवर्नमेंट पे लगे होते हैं कि यहाँ पे गफला हुआ है इलेक्शंस में, तो उसको वो खारिज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो मिलिट्री वाले हैं वो एक कू आप देखते हैं फरवरी में करते हैं, गवर्नमेंट को गिराते हैं इसी बेसिस पे कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। और उसके बाद फरवरी 21 से आप देख रहे हैं कि जो ऑन्ग सैन सू की हैं वो जेल में ही हैं। तो पहली बार इन्हीं की वजह से म्यांमार में इलेक्शन हुए 2015 में, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आपने देखा कि यहाँ पे हुआ। लेकिन 2021 में अगेन आर्मी ने कू कर दिया। इस तरह से आर्मी, आप मिलिट्री रूल वाले देश जितने भी उनमें देखेंगे कि वो कभी भी फ्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं होने देते। यहाँ पे हम कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स देखेंगे। म्यांमार, इनकी पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है। 13 नवंबर 2020 का ये न्यूज़ है। म्यांमार में फिर भी सेना का सुप्रीमेसी जो है वो रहता है। मिलिट्री पावर का देखिए, म्यांमार का क्या चल रहा है कि जब से मिलिट्री पावर है उसको चाइना का बहुत सपोर्ट है। चाइना बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे मिलिट्री रूल ही रहना चाहती है। वो चाहते हैं, चाइना चाहता है कि ये देश थोड़ा डिस्टर्ब्ड ही रहे। तो चाइना की हेल्प जो है म्यांमार को वो इंक्रीज़ होती जा रही है, उनकी मिलिट्री रूल की हेल्प जो है। चाइना एक मिलिट्री रूलर्स के लिए एक हेल्पफुल वहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो टाइमलाइन हमने डिस्कस की उसी के बारे में। यहाँ पे म्यांमार कू के बारे में बात की कि किस तरह से मिलिट्री रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। तो ये पूरे देश के कुछ की इवेंट्स हैं कि बर्मा 1948 में इंडिपेंडेंट होता है, फिर मिलिट्री जनता जो है वो पावर में आ जाती है 62 में, फिर आपके प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो हैं वो चलते रहते हैं, फिर 89 में ये बर्मा का चेंज, जो जनता है मिलिट्री जनता, वो बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर देती हैं। उसके बाद 1990 में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं जिसमें एनएलडी जीतती है। 2008 में फिर से पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन ही यहाँ पे आया। और जब यहाँ पे देखिए इन्होंने पावर से आंग सान इसको सू की को हटाया, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट लाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाले थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, पावर शेयरिंग रहेगी मिलिट्री के बीच में और सिविल गवर्नमेंट के बीच में। तो लेकिन उसको रोकने के लिए इन्होंने कू कर दिया कि भाई ऐसा ये नहीं, मिलिट्री चाहती है कि उन्हीं का अपर हैंड रहे। 2011 में रिफॉर्म्स कुछ लाए गए, 15 में फिर से एनएलडी पावर में आई, 17 में मिलिट्री ने कमिट्स मास वायलेंस अगेंस्ट रोहिंग्यास के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। 19 में आईसीजी की रूलिंग भी आती है कि जिनोसाइड को रोका जाए, जिनोसाइड के चार्जेस इनकी गवर्नमेंट पे लगते हैं। 20 में फिर से एनएलडी जीतता है और 2020 में मिलिट्री
सबकी पावर छीन लेती है, 1 फ़रवरी को मिलिट्री कू करती है और एक ईयर लॉन्ग 1 साल का इमरजेंसी देश में लगा देती है, राइट। तो मिलिट्री ने म्यांमार पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किए हैं, बहुत सारे। अगर आप देखेंगे कू के बाद मिलिट्री रूल में लोग इतने खुश नहीं हैं, बहुत एट्रोसिटीज़ वहाँ पे होती हैं। तो ये अभी म्यांमार का हाल है जो हमने डिस्कस किया, और मेन न्यूज़ यही थी कि इनकी जो सज़ा है वो एक्सटेंड हो गई है। सो दिस इज़ इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यांमार जनता एग्जीक्यूट, जो भी लोग डेमोक्रेसी के फेवर में जाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ लॉ, तो जो म्यांमार की जनता मिलिट्री रूल है वो उन लोगों को मार देते हैं, उनको सज़ा दे दी जाती है। अल जज़ीरा का है, म्यांमार मिलिट्री डेलिबरेटली किल्ड सिविलियन आफ्टर कू, सिविलियंस को जान के कू के बाद मारा गया, डेथ टोल यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। सो दिस इज़ अबाउट म्यांमार। बाकी आप अपनी जो प्रिपरेशन है अनअकैडमी के साथ आसान बना सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सुपर कम्पैक्ट जो गेमिफाइड टेस्ट है प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, वो होने वाला है 21 अगस्त को। यहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं देते, किसी भी तरह का मॉक नहीं देते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप एग्ज़ाम कैसे करेंगे। ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट भी होगा 22 to 25 अगस्त, जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में। और प्राइस बढ़ने वाला है, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड यूज़ करिए वीरो UPSC, VIRO UPSC, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। EMI पे भी आप कोर्सेज ले सकते हैं, और कितने महीने का लेना है दैट इज़ टोटली ऑन अप टू यू, कि EMI पे आप किस तरह के कोर्सेज 18 मंथ्स, 24 मंथ, 36 मंथ्स, कितने मंथ्स का आप लेना चाहते हैं। और 2 साल से ज़्यादा लेते हैं और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। अनअकैडमी को चुनने के बहुत रीज़न है, जिसमें मेरा फेवरेट रीज़न यही है कि आपको यहाँ पे बहुत से एडुकेटर्स मिलते हैं। अगर आपको एक एडुकेटर अच्छा नहीं लगता, या कोई टॉपिक एक एडुकेटर से पसंद आता है, एक टीचर से पसंद आता है, दूसरा दूसरे टीचर से आता है, तो यू हैव दिस लिबर्टी कि आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, बैचेज अलग अलग चल रहे हैं। जो भी आपका फेवरेट बैच है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शनल्स अगर आप देखेंगे, ऑप्शनल्स की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी अपनी क्वेरी के लिए आप मेरे से PDF जो शुरू में मैंने शेयर किया वहाँ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।